भोपाल गैस रिसाव के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, यह धारा 10 बीबी के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद है आपका महाविनाश के कारण किसी व्यक्ति को कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो वह धारा 10 बीसी के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद यदि हम कोई जीवन बीमा से राशि प्राप्त करते हैं तो वह धारा 10 डी के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद सार्वजनिक भविष्य निधि से जो हम राशि प्राप्त करते हैं वो धारा 10-11 के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि खाते से भुगतान धारा 10-11A के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन स्कीम की समाप्ति के समय पर कुल राशि का 40% तक कर मुक्त होगा, यह धारा 10-12A के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से कर्मचारी द्वारा आंशिक आहरण पर कर की छूट होती है, वो धारा 10-12B के अंतर्गत कर मुक्त होती है। अनुमोदित सुपर एनुएशन फंड से भुगतान, यह धारा 10-13 के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद अधिसूचित विशेष भत्ते धारा 10-14 के अंतर्गत कर मुक्त होते हैं। अधिसूचित विशेष भत्ते के बारे में अभी मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद कुछ सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, यह धारा 10-15 के अंतर्गत कर मुक्त होता है। सरकारी प्रतिभूतियां जो हैं वो आप हमारी किताब से लेकर उसे देखकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसमें आपको सारे पॉइंट्स अलग अलग दिए हुए हैं कि कौन कौन सी सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिन पर ब्याज प्राप्त होता है जो कर से मुक्त है धारा 10-15 के अंतर्गत। इसके बाद छात्रवृत्तियां धारा 10-16 के अंतर्गत कर मुक्त होती हैं। इसके बाद सांसदों और विधायकों को भत्ते, जो MP MLA होते हैं उनको जो भत्ते मिलते हैं वो धारा 10-17 के अंतर्गत कर मुक्त होते हैं। उसके बाद है पुरस्कार, धारा 10-17A के अंतर्गत पुरस्कार क्या होते हैं, कर मुक्त होते हैं। यदि कोई वीरता पुरस्कार विजेता है और उसे कोई पेंशन मिलती है तो धारा 10-18 के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है फैमिली पेंशन, परिवार पेंशन, धारा 10-19 के अंतर्गत कर मुक्त होगी। इसके बाद है किसी महल का वार्षिक मूल्य, धारा 10-19A के अंतर्गत कर मुक्त होता है। नेक्स्ट है आपका किसी प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट की प्रतिभूतिकरण गतिविधियों से आय, यह धारा 10-23B के अंतर्गत कर मुक्त होती है। निवेशक संरक्षण कोष की आय, यह धारा 10-23ED के अंतर्गत कर मुक्त है। चाय बोर्ड से प्राप्त सहायता, ऐसी सहायता धारा 10-30 के अंतर्गत कर मुक्त होती है। अन्य अधिसूचित बोर्ड से प्राप्त सहायता, यह धारा 10-31 के अंतर्गत कर मुक्त होती है। अव्यस्त की आय धारा 10-32 के अंतर्गत कर मुक्त है। धारा 64 के अंतर्गत यूनिट्स के हस्तांतरण से आय, यह धारा 10-33 के अंतर्गत कर मुक्त है। किसी अंशधारी को धारा 115 QA के अंतर्गत निर्दिष्ट कंपनी द्वारा गैर सूचीकृत अंशों की पुनः क्रय के कारण होने वाली आय धारा 10-34A के अंतर्गत कर मुक्त होती है। किसी प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट द्वारा वितरित आय के रूप में धारा 115 TA में निर्दिष्ट निवेशक के रूप में किसी व्यक्ति को अगर कोई आय प्राप्त होती है तो धारा 10-35A के अंतर्गत कर मुक्त होती है। पात्र समता अंशों पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 10-36 के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद आता है आपका कृषि भूमि के हस्तांतरण पर उत्पन्न पूंजी लाभ धारा 37 के अंतर्गत कर मुक्त है। नेक्स्ट नंबर है आंध्र प्रदेश सरकारी भूमि पूलिंग योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ, यह धारा 10-37A के अंतर्गत कर मुक्त होता है। नेक्स्ट नंबर है आपका अंशों एवं यूनिट्स की बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ, यह धारा
1038 के अंतर्गत कर मुक्त होता है। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता से आय, यह धारा 1039 के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है, सूत्रधारी कंपनी से सहायक कंपनी की आय, यह धारा 1040 के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है आपका विद्युत उत्पादन में संलग्न पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण से आय, यह धारा 1041 के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है, एक व्यक्ति द्वारा संपत्ति को प्रतिवर्ती बंधक के अंतर्गत एक मुश्त या किस्तों में प्राप्त ऋण की राशि, यह धारा 1043 के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद है, नई पेंशन योजना न्यास की आय की कर मुक्ति, यह धारा 1044 के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद है आपका, एक अधिसूचित संस्था आयोग को उत्पन्न निर्दिष्ट आय, यह धारा 1046 के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है आपका, अधोसंरचना ऋण निधि से आय, यह धारा 1047 के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है आपका, कुछ विदेशी कंपनियों को प्राप्त आय की कर मुक्ति, यह धारा 1048 के अंतर्गत कर मुक्त होता है। कच्चे तेल के भंडारण और बिक्री के कारण किसी विदेशी कंपनी की कोई आय, यह धारा 1048A के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद है आपका, कच्चे तेल के बचे हुए स्टॉक की बिक्री के कारण किसी विदेशी कंपनी की कोई आय, धारा 1048B के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है, भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की आय, यह धारा 1048C के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है आपका, नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड की कोई आय, यह धारा 1049 के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद है आपका, समकरण उद्ग्रहण के अधीन आय, धारा 1050 के अंतर्गत कर मुक्त होता है। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त आय, इसमें सबसे पहले आता है अवकाश यात्रा रियायत, लीव ट्रेवल कंसेशन, यह धारा 10(5) के अंतर्गत कर मुक्त होता है। लीव ट्रेवल कंसेशन का अब जो वर्तमान चक्र चल रहा है वह है 2022 से 2025 तक, अर्थात 2022 से 2025 तक के बीच 2 बार जो यात्रा करेगा उसको उसकी यात्रा कर मुक्त मानी जाएगी। ठीक, इन सभी पॉइंट्स की हम व्याख्या अगले चैप्टर में करेंगे, जब इनकम फ्रॉम सैलरी वाला चैप्टर आएगा तो उसमें हम डिटेल में इनको बताएंगे। नेक्स्ट नंबर है, मकान किराया भत्ता, धारा 1013A के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद है, अनुमोदित सुपर एनुएशन फंड से प्राप्त राशि, धारा 1013 के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है, कर्तव्य पालन संबंधी व्ययों के लिए विशेष भत्ते, धारा 1014 के अंतर्गत कर मुक्त होता है। विदेश में प्राप्त अनुलाभ एवं भत्ते, धारा 10(7) के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद आता है ग्रेच्युइटी, जो धारा 10(10) के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद आता है पेंशन की एक मुश्त राशि, धारा 10(10)A के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद आता है अर्जित अवकाश का नगद भुगतान, धारा 10(10)AA के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद आता है वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि, धारा 10(11) के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद आता है प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि, धारा 10(12) के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद आता है छटनी के कारण क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि, धारा 10(10)B के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त राशि, धारा 10(10)C के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद नियोक्ता द्वारा चुकाया गया अमौद्रिक अनुलाभों पर कर, धारा 10(10)C के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद मैं आपको अपनी पुस्तकें दिखाता हूं जो कि मैंने लिखी हैं, आप उनको लेकर उसमें से ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जब चैप्टर आएगा वेतन से आय शीर्षक, तब उसमें हम इन सबको डिटेल में बताएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको अपनी दोनों बुक्स दिखाता हूँ। ये मेरी किताबें हैं,
हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है और ये संजय SBPD आगरा से प्रकाशित होती है। इसके लिए विषय ज़्यादा अध्ययन करने के लिए आप इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं इसी में से आपको सभी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन इसी से कराऊंगा। और अगर आपकी इसके अलावा भी कोई क्वेरी होगी तो उसको भी मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके बाद है आपका कुछ संस्था संघों की कर मुक्त आय। इसमें सबसे पहले आता है स्थानीय सत्ता की आय, जो कि धारा 10-20 के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है वैधानिक अनुसंधान संघ की आय, जो धारा 10-21 के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है समाचार एजेंसी की आय, जो कि धारा 10-22B के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है अधिसूचित पेशेवर संस्थाओं की आय, जो धारा 10-23A के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है सेनाओं के रेजिमेंट फंड की आय, जो धारा 10-23AA के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद आता है कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित कोष की आय, जो धारा 10-23AAA के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है भारतीय जीवन बीमा निगम की आय, जो धारा 10-23AAB के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद खादी एवं ग्रामोद्योग संघ की आय, जो कि धारा 10-23B के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद खादी एवं ग्राम्य उद्योग बोर्ड की आय धारा 10-23BB के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद वैधानिक सत्ता की आय धारा 10-23BBA के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद यूरोपियन आर्थिक समुदाय की आय धारा 10-23BBB के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद सार्क निधि की आय, जो धारा 10-23BBC के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद सर्वोच्च अंकेक्षण संस्थान के एशियन संगठन सचिवालय की आय, जो कि धारा 10-23BBD के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है आपका बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण की आय, जो धारा 10-23BBE के अंतर्गत कर मुक्त होती है। नेक्स्ट नंबर है आपका केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की आय, जो कि धारा 10-23BBG के अंतर्गत कर मुक्त होती है। नेक्स्ट है प्रसार भारती की आय, जो धारा 10-23BBH के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है राष्ट्रीय कोषों की आय, जो कि धारा 10-23C के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है प्रमाणित विनियोगकर्ता संरक्षण कोष की आय, जो कि धारा 10-23E के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है विनियोक्ता संरक्षण कोष की कुछ आय पर छूट धारा 10-23EC के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है डिपॉजिटरी द्वारा निर्धारित निवेशक सुरक्षा निधि की आय धारा 10-23ED के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है कोर सेटलमेंट गारंटी फंड की आय, जो कि धारा 10-23EE के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है साहसिक पूंजी कंपनी की आय, जो कि धारा 10-23FB के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है निर्दिष्ट फंड से इकाई धारक को अर्जित आय, जो कि धारा 10-23FBC के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है निर्दिष्ट फंड की छूट आय की गणना करना, जो कि धारा 10-23FF के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है आबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी और संप्रभु धन कोष की आय, जो कि धारा 10-23FE के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है एक निवेश कोष की आय, जो कि धारा 10-23FBA के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है एक निवेश निधि धारा 10-23FBB के इकाई धारक की आय, जो धारा 115UB में संदर्भित होती है। यह धारा 10-23FBB के अंतर्गत कर मुक्त है। नेक्स्ट नंबर है व्यापार ट्रस्ट की आय, जो कि धारा 10-23FC के अंतर्गत कर मुक्त होती है। नेक्स्ट नंबर है एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के व्यापार की कुछ आय धारा 10-23FCA के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है यूनिट धारक को व्यापार ट्रस्ट से प्राप्त वितरित आय, जो कि धारा 10-23FD के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है पंजीकृत ट्रेड यूनियन की आय, जो कि धारा 10-24 के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है भविष्य निधियों की आय,
धारा 10(25) के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है राज्य कर्मचारी राज्य बीमा कोष की आय धारा 10(25)(a) के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है शिक्षमी व्यक्ति की आय धारा 10(26)(a) के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है कृषि उत्पाद क्रय विक्रय समिति की आय जो कि धारा 10(26)(a)(b) के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की आय धारा 10(26) के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है अनुसूचित जाति एवं जनजाति वैधानिक निगम की आय जो कि धारा 10(26)(b) के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए स्थापित निगम की आय धारा 10(26)(b) के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके बाद है भूतपूर्व सैनिकों के निगम की आय धारा 10(26)(b) के अंतर्गत कर मुक्त है। कुछ सहकारी समितियों की आय जो कि धारा 10(27) के अंतर्गत कर मुक्त होती है। वैधानिक परिषदों की आय धारा 10(29)(a) के अंतर्गत कर मुक्त है। राजनीतिक पार्टियों की आय धारा 13(a) के अंतर्गत कर मुक्त होती है। नंबर 4 पर है आपका विदेशी नागरिकों अनिवासी करदाताओं के लिए कर मुक्त आय। इसमें कौन कौन सी आय हैं जो कर मुक्त होती हैं उनके लिए? तो उसमें नंबर 1 है कुछ प्रतिभूतियों पर ब्याज से प्राप्त आय, यानी कि ऐसे करदाता कुछ प्रतिभूतियों पर जो ब्याज प्राप्त करते हैं उनसे जो आय होती है वो धारा 10(4) के अंतर्गत क्या होती है? कर मुक्त। इसके बाद नंबर है बचत पत्रों पर ब्याज, जो आपके सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उन पर जो ब्याज होता है वो धारा 10(48)(4)(b) के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद है विदेशी जहाज पर नौकरी करने से प्राप्त वेतन, जो व्यक्ति विदेशी जहाजों पर नौकरी करते हैं उनसे वेतन प्राप्त करते हैं वो धारा 10(6)(6) के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके बाद है प्रशिक्षण के समय प्राप्त पारिश्रमिक, वो धारा 10(6)(11) के अनुसार कर मुक्त होता है। इसके बाद है विदेशी कंपनियों की ओर से कर का भुगतान, धारा 10(6)(b) के अंतर्गत क्या है? कर मुक्त है। इसके बाद है भारत में सुरक्षा से संबंधित तकनीकी सेवाओं के प्रतिफल में विदेशी कंपनियों को प्राप्त आय, जो कि धारा 10(6)(c) के अंतर्गत कर मुक्त होता है। भारत के बाहर दिए गए भत्ते जो धारा 10(7) के अंतर्गत कर मुक्त हैं। इसके बाद है विदेशी सरकार से प्राप्त पारिश्रमिक जो कि धारा 10(8) के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद है सलाहकार या परामर्शदाता की आय जो कि धारा 10(8)(a) के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके बाद मैं आपको इनकम टैक्स पूरी होने के बाद फिर आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ाऊंगा, फिर कॉस्ट अकाउंट पढ़ाऊंगा। इस तरीके से मैं आपको सीरियल वाइज सब बुकों का अध्ययन कराऊंगा। तो आप विशेष रूप से ध्यान दे लें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको आगे पढ़ना है, और जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको की पढ़ाई नहीं मिल पाती या वो ट्यूशन नहीं लगा पाते, तो आपकी जो हेल्प है वो उन बच्चों के लिए होगी जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो अगर आप शेयर करेंगे तो बाई चांस उनके पास अगर ये पहुंच गया तो वो इससे क्या कर सकते हैं? अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।